आखिर 5 अगस्त 2024 को ऐसा क्या हुआ कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत जुलाई 2024 में ही हो गई थी और जुलाई में ही 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इस आंदोलन में वे छात्र शामिल थे जो नौकरी में मिलने वाले आरक्षण से संतुष्ट नहीं थे और आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की सबसे बड़ी जड़ आरक्षण ही है। आपको बता दें, यहाँ सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा आरक्षण उनके परिवार वालों को मिलता है जो 1971 के युद्ध में शामिल थे। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 56% आरक्षण लागू है, जिसमें से मोटा मोटा 30% आरक्षण तो उन्हीं के बच्चों को मिल जाता है जो 1971 के मुक्ति संग्राम में भाग लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे, और 10% आरक्षण आर्थिक तौर पर पिछड़े जिलों के लिए मिलता है, 10% महिलाओं के लिए और 5% आरक्षण जातिगत अल्पसंख्यक समूहों के लिए, और बाकी बचा 1% दिव्यांगों के लिए। जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनका सबसे बड़ा विरोध यह 30% मिलने वाला आरक्षण ही था। होता क्या था, जो लोग सरकारी नौकरी के लायक ही नहीं हैं उनको तो सरकारी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन जो वास्तव में नौकरी के पात्र थे वे कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। इसी बात को लेकर छात्रों ने कई बार हंगामा भी किया था। इसके बाद जब प्रदर्शन ज़्यादा उग्र होता हुआ दिखाई दिया तो सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया, लेकिन जब तक छात्रों का जो आरक्षण मुद्दा था वो एक लेवल और ऊपर पहुंच गया और लड़ाई आरक्षण के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर आ गई। बांग्लादेश के जो भी छात्र नेता थे जो आंदोलन में एक मेन रोल निभा रहे थे, उन्होंने मिलकर एक और घोषणा कर दी जिसमें नागरिकों से अपील की कि वे टैक्स और सरकारी बिल जमा ना करें। इसके साथ ही साथ यह भी अपील की कि फैक्ट्री, सरकारी दफ्तर भी बंद कर दें। इसके साथ ही साथ 5 अगस्त 2024 को राजधानी ढाका में लॉन्ग मार्च की घोषणा भी की, लेकिन ये काम इतनी प्लानिंग से हो रहा था जैसे मानो पहले से प्लान कर रखा हो। तो चलो जानते हैं ये थे कौन। इस आंदोलन को उठाने वाले 3 मुख्य छात्र नेता शामिल थे जो इसको बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दे रहे थे, जिसमें से एक है नाहिद इस्लाम जो कि ढाका यूनिवर्सिटी का ही छात्र है और इसी के द्वारा पूरे आंदोलन को कोऑर्डिनेट किया गया था, और दूसरा है आसिफ महमूद, यह भी ढाका यूनिवर्सिटी का ही छात्र है जो कि सजून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना। तीसरा है अबू बकर मजूमदार, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में इसने अहम किरदार निभाया, यह भी ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है। इन तीनों छात्र नेताओं को दबाने के लिए बांग्लादेश की डिटेक्टिव ब्रांच ने बंधक भी बनाया था, और जब ये कैद में थे तो इस आंदोलन को वापस लेने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद जब बांग्लादेश के गृह मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि इन तीनों ने अपनी मर्जी से आंदोलन खत्म करने की बात कही है, लेकिन जब यह मामला सामने आया तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और भड़क गया और प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और भीड़ ने संसद भवन के साथ ही साथ प्रधानमंत्री के कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। तभी 20 से 25 मिनट के अंदर ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत के लिए रवाना हो गए। लेकिन अब प्रश्न ये है, यदि ये आंदोलन सिर्फ आरक्षण को लेकर था या प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर, तो यह सब तो हो गया, फिर भी ये लोग रुक क्यों नहीं रहे? बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहाँ के मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? इस आंदोलन की आड़ में मकसद तो कुछ और ही है। इस आंदोलन के बीच पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका का नाम सामने निकल कर आ रहा है। आज तक के इस न्यूज़ आर्टिकल की माने तो शेख हसीना के बेटे ने आरोप लगाए कि शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को खड़ा करने में पाकिस्तान ने इस्लामिक छात्र शिविर को हथियार बनाया। यह जमात-ए-इस्लामी का छात्र संगठन है जो कि जमात-ए-इस्लामी ISI से जुड़ा है। इस साल जनवरी में हुए चुनाव के बाद ISI में ढाका स्थित उच्चायोग के जरिए उसकी जमकर फंडिंग की गई। दोस्तों, अब आपकी बारी, आपकी इसमें क्या राय है? प्लीज़ लीव अ कमेंट।